आपके साथ ऋतु भंडारी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रस्तुत करता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल व कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम और फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सक्रिय सहेली महिलाओं की सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी विभागों के सचिवों के साथ करेंगे बड़ी बैठक। मीटिंग में सुधारों पर होनी है चर्चा। केंद्र सचिव स्तर पर फेरबदल की संभावना। रामपुर में विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, जो लाठी गोली चलते थे वो आज आस्था की बात करते हैं। हिंदू आस्था के सामने कानूनी छुप रहे। चढ़ावा चोरी मामले को लेकर आज मंदिर सेवा समिति करेगी प्रेस वार्ता। ट्रस्ट में जल्दी नए सीईओ की नियुक्ति संभव। वहीं दूसरी ओर गबन मामले पर एसआईटी का एक्शन लगातार जारी। दिल्ली में आज से एसआईआर का तीसरा चरण हुआ शुरू। बीएलओ घर जाकर मतदाता रिकॉर्ड कर रहे हैं मिलान। वोटर लिस्ट को किया जा रहा है अपडेट। और उत्तर प्रदेश में आज से मानसून की हुई एंट्री। 1 से 5 जुलाई तक प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट हुआ जारी। कई जिलों में तेज बारिश के आसार। 2 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट संभव। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ। जहां रामपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज रहे और ऐसे में रामपुर वासियों को करोड़ों की सौगात दी गई। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम बातों का जिक्र किया, जिसमें ये भी रहा कि रामपुर में पहले कैसे बदलाव हुआ और पहले क्या कुछ स्थिति थी, इसके साथ ही अब क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि पहले उत्तर प्रदेश बॉटम 5 में हुआ करता था, टॉप 5 पर है। आज यूपी में हर त्योहार उत्सवपूर्ण माहौल में मनाए जाते हैं। आज ये मोदी के मॉडल में उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है। जो लाठी गोली चलाते थे वो आज आस्था की बात करते हैं। कांग्रेस ने श्री राम के अस्तित्व को नकारा, वही कांग्रेस आज श्री राम का नाम ले रही है, वोट बैंक की राजनीति कर रही है। हिंदू आस्था के सामने कानूनी छुप रहे हैं। राम भक्तों के दुश्मन आज राम का नाम ले रहे हैं। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि राम अपने भक्तों को पहचानते हैं। हिंदुओं की आस्था की ताकत दिखाई दे रही है। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज रामपुर के दौरे पर रहे और इस दौरान सीएम की तरफ से कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर का भी जिक्र किया और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में हर तरफ त्योहार उत्सवपूर्ण तरीके से मनाया जाता है। आज पीएम मोदी के मॉडल में उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है। जो लाठी गोली चला करती थी पहले वो आज आस्था की बात करते हैं। कांग्रेस ने श्री राम के अस्तित्व को नकारा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज वही कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए कांग्रेस आज श्री राम का नाम लेती है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कहा। 2017 के पहले जो जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि राम लला आएंगे मंदिर नहीं बनाएंगे, और राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। यह आपकी ताकत है, आपकी आस्था की ताकत है कि आज उनको आपका दुश्मन बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपके वोट बैंक की ताकत है। अब उन्हें अपने आप पर पश्चाताप होता होगा, अपने कर्मों पर पश्चाताप होता होगा कि समाजवादी पार्टी गलत थी। वो कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज मोदी कहती है कि राम तो सबके हैं। अब लोग सब बचल हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता है, इस ब्रह्मांड के स्वामी है। वे भी जानते हैं सही कौन है और
बजे जहां यूपी टीईटी परीक्षा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक होगी। शाम 7 बजे का समय होगा जब सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक का नेतृत्व करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुछ अधिकारी इसमें जुड़ेंगे, जिसमें आने वाले समय के लिए रीति नीति तैयार हो सकती है। इसके साथ ही अभी तक अगर कोई लापरवाही और किसी भी तरह की स्थिति देखने को मिल पाई है तो उसका भी जिक्र इस बैठक में किया जाएगा। तो बड़ी खबर, जहां यूपी टीईटी 2026 का जो आयोजन 2 और 3 और 4 जुलाई को किया जा रहा है, उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा करेंगे और इस दौरान अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं कि किसी भी तरह की अव्यवस्था, किसी भी तरह की अनियमितता या लापरवाही चूक कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहां परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं, अभ्यर्थी इसे यूपी डिलेट की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इस बात की जानकारी लगातार अभ्यर्थियों को, छात्रों को दी जा रही है। जहां आपको बता दें कि जो परीक्षा का समय है 2 पालियों में होगी और इसमें परीक्षार्थियों को किसी भी तरह की कोई समस्या ना रहे, इसका विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और इसी के चलते सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज शाम 7 बजे का समय जो बहुत बड़ी बैठक होने वाली है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुछ अधिकारी इसमें जुड़ते हुए नजर आएंगे, जिनको दिशा निर्देश और विशेष तौर पर वो गाइडलाइन, वो एडवाइजरी जारी की जा सकती है, जिसका इंतजार शायद अभ्यर्थी कर रहे हैं। क्योंकि पिछली बार से जो एग्जाम यहाँ पर हुए थे, कई एग्जाम ऐसे थे जिसमें लगातार पेपर लीक और कई तरह की अनियमितताएं पाई जा रही थी। लेकिन अब आने वाले समय में वो स्थिति और ज्यादा बेकार न हो, उसको कंट्रोल करने के लिए, उस सिचुएशन को किसी तरह से मैनेज करने के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज एक बड़ी बैठक कर रहे हैं और इस बड़ी बैठक में आपको बता दें कि 2 और 3, इसके साथ ही 4 जुलाई 3 दिन तक यहाँ पर 2 पालियों में परीक्षा होगी। उसे कैसे संपन्न कराना है, उसको लेकर क्या उचित कदम उठाए जा सकते हैं, उसको लेकर अभ्यर्थियों के लिए क्या गाइडलाइन जारी की जा सकती है और भारी संख्या में परीक्षा केंद्र के बाहर किस तरह से भारी पुलिस बल तैनात रहेगा, जो सत्यापन करेगा, यानी कि वेरिफिकेशन करेगा और उसके बाद ही अभ्यर्थियों को अंदर अनुमति दी जाएगी जाने की। एक और बड़ी खबर जहां अयोध्या से मिल रही है, राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट से ये पूरा मामला है। आपको बता दें, जो चोरी चढ़ावा का मामला सामने आया था, उसको लेकर आज सेवा समिति की तरफ से एक बड़ी न सिर्फ बैठक की जाएगी बल्कि प्रेस वार्ता की जाएगी। प्रेस वार्ता के माध्यम से यहाँ पर बकायदा जानकारी दी जाएगी कि किस तरह से अयोध्या धाम के आनंद भवन में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें चर्चा की जाएगी कि राम मंदिर में अभी तक क्या कुछ घटनाक्रम घटित हुआ है, तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा की जाएगी। राम मंदिर ट्रस्ट में सीईओ नियुक्ति की तेज हो रही है चर्चा। राम मंदिर ट्रस्ट में जल्द ही नए सीईओ की नियुक्ति संभव है। राम मंदिर ट्रस्ट केस में जांच जारी है और इसके साथ ही अब इंतजार करना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर अब किस तरह से चीजें आगे बढ़ती हुई देखने को मिल पाती है। क्योंकि राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले को लेकर अभी तक जो भी तमाम चीजें हुई है या ऊहापोह की स्थिति देखने को मिल पाई है, उसको लेकर श्री राम जन्मभूमि सेवा समिति की तरफ से आज प्रेस वार्ता की जानी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अयोध्या धाम के अरुंधति भवन में होगी। इसके साथ ही ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक साझा कर रहे हैं। 6 जुलाई को बैठक होगी राम मंदिर ट्रस्ट की, जहां परेल सदस्यों से भी ट्रस्ट अपील करेगा कि बैठक में शामिल हो। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा भी इस दौरान उपस्थित हो सकते हैं। चंपत राय से भी जो पूछताछ यहाँ पर की गई थी उसमें तमाम सवालों का जिक्र किया गया था। जांच में ये जाना गया कि चढ़ावे की जिम्मेदारी और जवाबदेही किस स्तर पर की गई, पहले किसी शिकायत पर कार्रवाई और उसके निस्तारण की जानकारी ली गई और इन तमाम सवालों के जवाब यहाँ पर चंपत राय की तरफ से लिए गए। कर्मचारियों की नियुक्ति और रिश्तेदारी परिचय के आधार पर भी बात की गई। चंपत राय ने साफ कहा कि उनकी कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है, घटना पर तुरंत कार्रवाई की जाए, एफआईआर दर्ज कराने और संदिग्धों को पकड़ने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने का दावा भी किया गया। उन्होंने बताया कि नियुक्तियां योग्यता और आवश्यकता के आधार पर ट्रस्ट की सामूहिक सहमति के तौर पर हुई। चढ़ावे की सुरक्षा व्यवस्था को ट्रस्ट के तौर पर देखा गया। चढ़ावा निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था की पूरी प्रक्रिया पर सवाल पूछे गए हैं। तो ये ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक साझा कर रहे हैं कि क्या वो महत्वपूर्ण पहलू और बिंदु रहे हैं जिसको लेकर एसआईटी की टीम ने चंपत राय से पूछताछ की है और पूछताछ के ये बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। पहले किसी शिकायत पर यहाँ पर चीजें देखने को नहीं मिली थी, साथ ही कर्मचारियों की नियुक्ति और रिश्तेदारी परिचय के आधार पर हुई है। चंपत राय ने कहा कि उनकी कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं, घटना पर तुरंत कार्रवाई कराई गई है और आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। एफआईआर दर्ज कराने और संदिग्धों को पकड़ने को लेकर भी चंपत राय से बातचीत की गई। हालांकि कुछ ऐसे सवाल रहे जिसको लेकर चंपत राय ने किसी भी तरह से कोई खास बातों का जिक्र नहीं किया और कुछ सवालों के जवाब देने से इनकार
कर दिया। चंपत राय ने चढ़ावा निगरानी और सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर भी बात की है। जांच के लिए जाना गया कि चढ़ावे की जिम्मेदारी और जवाबदेही किस स्तर पर की गई थी। पहले किसी शिकायत के आधार पर कार्रवाई और उसके निस्तारण की जानकारी भी इस दौरान दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया जाएगा कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर अभी तक क्या कुछ स्थिति देखने को मिल पाई और सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया गया। और इसीलिए अब राम जन्मभूमि सेवा समिति की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा जाता है, इसके साथ ही आपको बता दें चंपत राय के इस्तीफे का जिक्र होगा। एसआईटी की तरफ से जो जांच पड़ताल की गई है, जो सवाल पूछे गए हैं, उन तमाम बातों का जिक्र किया जाएगा। अनिल मिश्रा, गोपाल राव का भी इस्तीफा जो यहाँ पर स्वीकार कर लिया गया है, उसका भी जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे कई सवाल हैं जो राम भक्त बेसब्री के साथ जानना चाहते हैं। ऐसे कई ऐसे पहलू हैं जिसको जानना हर किसी का अधिकार हो जाता है और उन्हीं तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर चर्चा होगी। लेकिन बातों में और प्रेस वार्ता के दौरान किस तरह से चीजों और हर पहलू को सिलसिलेवार तरीके से रखा जाएगा, उस पर पूरे देश भर की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि एक बहुत बड़ा महापाप हुआ है, एक बहुत बड़ा छलावा हुआ है, जिसको लेकर अब राम क्षेत्र जन्मभूमि सेवा समिति प्रेस वार्ता करेगी। अयोध्या धाम के अरुंधति भवन में जहां राम मंदिर ट्रस्ट में सीईओ नियुक्ति की चर्चा तेज हो चुकी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी संजीव हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। संजीव, चूंकि देखिए एसआईटी की तरफ से यहाँ पर चंपत राय के साथ पूछताछ की गई, पूछताछ में माना जा रहा है कि कुछ चौंकाने वाले खुलासे रहे, लेकिन एक बार सिलसिलेवार तरीके से बताइए कि क्या कुछ पूछताछ के दौरान देखने को मिला। बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से एसआईटी ने जो है चंपत राय से कल 3 घंटे तक पूछताछ की है, और इस पूछताछ में कहा जा सकता है कि सबसे पहले जो है एसआईटी ने ये जानने की कोशिश की कि जिन कर्मचारियों को गणना में रखा गया है, क्या उनकी नियुक्ति किन लोगों ने की है, ट्रस्ट ने की है या फिर बाहर से किया गया है। तो इसके बारे में उनसे जानकारी ली गई। इसके अलावा जो फिल्मी यादें हैं उनके बारे में जानकारी ली गई। तो उन्होंने ये कहा कि उनको ये नहीं पता था कि फिल्मी यादें इस तरह के भी कदम कर सकते हैं, यानी कि उन्होंने अपने आप को से रखते हुए ये बयान दिया। इसके अलावा कुछ जो है सवालों के जवाब जो है अब ये जो है एसआईटी ने चंपत राय से पूछा, लेकिन चंपत राय ने उन सवालों का जवाब जो है नहीं दिया और कुछ सवालों का जवाब जो है उन्होंने गोल गोल करके दिया है। अब जिस तरह से जो है एसआईटी ने ये कहा जा सकता है अनिल मिश्रा, गोपाल राव को भी जो है नोटिस दे दी है कि ये कहा जा सकता है हो सकता है कि आज देर शाम या फिर कल जो है उनसे पूछताछ करेगी, क्योंकि यही 3 अहम कड़ी हैं जिससे ये पता चल पाएगा कि राम मंदिर ट्रस्ट में जो है जो लोगों की नियुक्ति की गई, जिन लोगों ने जो है नियुक्ति की है कर्मियों की और जो गणना में लगे हुए, इसके अलावा जो बैंक के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनसे भी जो है ये पूछताछ की गई है। तो कुछ जो बैंक कर्मियों ने साफ कह दिया कि पहले जब जिस दौरान जो है एग्रीमेंट हुआ था उस दौरान जो शर्तें रखी गई थी उन शर्तों का पालन नहीं किया गया है, यानी कि जब भी कोई भी व्यक्ति दान के जो पैसे हैं उसकी गणना करने आएगा तो उस पर चेकिंग की जाएगी। शुरू में 1-2 दिन किया गया, उसके बाद से जो है ऐसा नहीं किया गया, यानी कि गणना के जो कर्मी आ रहे थे उनकी जो है चेकिंग नहीं की गई। इसके अलावा जो उनके लिए एक स्पेशल ड्रेस को भी बनाया गया था, वो ड्रेस कोड नहीं पहनते वो आते थे। और साथ ही जो है ये कहा जा सकता है कि कई अन्य ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर जो है बैंक ने भी अपनी सफाई दी है एसआईटी को। शायद यही कारण है कि एसआईटी की जांच जो है धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती जा रही है और ये भी कहा जा सकता है कि जो समय अवधि है तो उसमें भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जो 15 दिन का शासन की ओर से समय दिया गया था वो लगभग पूरा होने वाला। सवाल ऐसे भी रहे हैं जहां पर चंपत राय की तरफ से साफ तौर पर इनकार कर लिया गया कि वो सवालों का जवाब नहीं देंगे, लेकिन खबरें ये भी सामने आई है कि गोपाल राव के साथ साथ अनिल मिश्रा को भी नोटिस भेज दिया गया है, ताकि अब जो अगली पूछताछ होगी, जो सुनवाई का यहाँ पर सिलसिला देखने को मिल पाएगा, वो शायद इन दोनों दिग्गजों के साथ रहेगा। तो उसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, जिस तरह से अनिल मिश्रा और गोपाल राव को भी नोटिस दे दिए गए हैं तो उनसे पूछताछ की जाएगी और ये भी माना जाएगा कि अंत में जो है तीनों ही लोगों को, यानी कि चंपत राय को, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को आमने सामने बैठा कर भी जो है एसआईटी क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकती है, क्योंकि बहुत से ऐसे अभी भी सवाल है, अनसुलझे हुए पहलू हैं जिनकी जो है खुलासा अभी तक एसआईटी नहीं कर रही है। तो यही कारण ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि तीनों लोगों को एक साथ बैठा कर जो है एसआईटी पूछताछ करे। और जिस तरह से आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात सामने आ रही है, तभी थोड़ी देर
बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्योंकि जो अटकलें लगाई जा रही थी कि चंपत राय ने इस्तीफा दिया कि नहीं, तो प्रेस नोट एक जारी किया गया था ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष की ओर से। आज जिस तरह से ट्रस्ट के जो कोषाध्यक्ष है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, तो कहा जा सकता है कि कई ऐसे पहलू हैं जिसका खुलासा वो खुद भी कर सकते हैं जो कि SIT की जांच में मददगार हो सके। इसके अलावा राम मंदिर ट्रस्ट जो कोतवाली है उसके भी खिलाफ जो है जो उनकी जांच चली है उसमें भी जो है इन चीजों को शामिल किया जा सकता है। तो कहा जा सकता है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है वो काफी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और इससे जो है पद भी हो सकते, क्योंकि मीडिया कर्मी भी जो है इस बारे में जानकारी के लिए काफी ज्यादा उत्सुक है। तो ये देखना ये होगा कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कोषाध्यक्ष करेंगे ट्रस्ट के, तो क्या जानकारी देते हैं। जी जब तक कोई पूरी कार्रवाई संपन्न नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कहना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगा। लेकिन SIT की तरफ से उनको क्या हमारे से कोई ऐसी जानकारी कि अब आगे इस पूरे सिलसिले को कैसे बढ़ाया जाना है। इस दौरान उन्होंने प्रारंभिक रिपोर्ट दी थी। उस दौरान जो मंत्रालय को रखना विजय विद्या मंत्री ने सिर्फ मीडिया से बात की, तो उन्होंने ये कहा था कि जो प्रारंभिक रिपोर्ट है वो जो शासन के विशेष उनको सौंप दिया गया है, तो उन्होंने सिर्फ इतना ही बयान दिया था। तो यानी कि साफ है कि SIT इस बारे में मीडिया से कुछ भी बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि हवाले से सवाल किया कि जिस तरह से जो पूछताछ हुई है और कल जो है लगातार दबिश दी गई है, जो 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था पूरे प्रकरण में, उनके परिवार के लोगों से भी पूछताछ की है। इसके अलावा जो है जो जमीन का खरीद हुआ है उसके भी कागजात जो है बरामद कर लिए गए हैं, जो कि SIT अपनी जांच में शामिल करेगी। क्योंकि ये कहा जा सकता है कि इतने कम समय में इतनी ज्यादा अपूर्ण संपत्ति कैसे बनाई गई, एक बहुत बड़ा सवाल है। कारण है कि SIT और राम मंदिर ट्रस्ट जो कोतवाली है उसके लिए जो थानाध्यक्ष है वो भी इस पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है लखनऊ से ही, जहां आपको बता दें कि लखनऊ में जो अग्निकांड हुआ था अलीगंज में, अब उसको लेकर SIT की जांच को और तेज कर दिया गया है, जिसमें बहुत जल्द एक रिपोर्ट पेश की जाएगी। उस रिपोर्ट के माध्यम से बता दें मेंशन किया जाएगा किस तरह से चीजों को और कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया, क्योंकि SIT जो जांच रिपोर्ट है वो अब सरकार को सौंपेगी। सरकार के निर्देश पर 15 दिन में देने के लिए जांच रिपोर्ट, जहां 15 दिन लगभग पूरे हो चुके हैं। एक वरिष्ठ IAS और IPS इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे और बहुत जल्दी वो खुलासा होने वाला है कि SIT आगे रिपोर्ट में क्या कुछ निकलता हुआ देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि पूरे मामले पर कैसे वो आग लगी थी, कैसे भीषण और भयावह अग्निकांड हुआ था, 15 परिवारों की 15 लोगों की जान पर बात बनाई थी, जिसके साथ ही कई लोग घायल बताए जाते हैं। तो इन तमाम पहलुओं को लेकर इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है। एक तरफ स्थानीय पुलिस प्रशासन पूरे मामले पर जांच कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि लखनऊ अग्निकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, आज SIT जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। 18 अधिकारियों की मिलीभगत उजागर हुई है, जहां कई अधिकारियों के नाम सामने आए। अवैध निर्माण सालों तक चलता रहा, अलीगंज सेक्टर D की अवैध बिल्डिंग पर यह कार्रवाई शुरू हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर तमाम जो चीजें हैं वो देखने को मिल पा रही है। 18 अधिकारियों की मिलीभगत उजागर हुई है, ग्राफिक्स के माध्यम से आपसे साझा कर रहे हैं, जहाँ SIT की तरफ से रिपोर्ट सौंपी जाएगी। LDA प्रवेश कुमार ने फाइलों की जांच की, जांच में अधिकारी और इंजीनियरों की साथ जांच सामने आई है। इसके साथ ही 2016 में बिल्डिंग गिराने का आदेश भी जारी हुआ था, जहां बाद में कार्रवाई को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब लखनऊ अग्निकांड से जुड़ी हुई एक बारीकी जो जानकारी है वो SIT की तरफ से अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया जाएगा और SIT की तरफ से कुछ और खुलासे किए जा सकते हैं। ये बड़ी खबर, जहां आज SIT जांच रिपोर्ट सरकार के समक्ष रखेगी और सरकार के पास जब ये रिपोर्ट पहुंचेगी और रिपोर्ट को सुना और पढ़ा जाएगा, अधिकारियों से तमाम चीजों को लेकर बातचीत की जाएगी, तो इस दौरान कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सरकार के निर्देश पर 15 दिन में जांच रिपोर्ट यहाँ पर पेश करनी थी। 15 दिन लगभग पूरे हो चुके हैं। एक वरिष्ठ IAS और एक IPS इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे कि अग्निकांड की भीषण और भयावह तस्वीरें कैसे सामने आई और इसको लेकर किस तरह से अभी तक कार्रवाई के सिलसिले को आगे बढ़ाया गया। तो ये बड़ी खबर, SIT जांच रिपोर्ट सरकार के समक्ष रखी जाएगी। और आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के अलीगंज के हुनरिया इलाके में जो ये कोचिंग सेंटर और जो मल्टी शॉप्स यहाँ पर बताई जा रही थी उसमें भीषण और भयावह अग्निकांड हुआ था।
भी लेकर लगातार कोशिश की जा रही है कि कई बड़े खुलासे हो सके, जिन अधिकारियों की मिली भगत है, साठ-गांठ है, उन पर ही शिकंजा कसा जा सके। लेकिन अब सरकार के समक्ष जो रिपोर्ट लिखी जाएगी उसमें किस तरह का खुलासा हो सकता है संजीव? बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि ऐसी खबर आ गई है कि अमृत अभिजात और इसके अलावा एडीजी जोन लखनऊ प्रवीण कुमार के 2 सदस्यीय टीम का गठन किया गया था एसआईटी की, और ये दोनों लोग अपनी रिपोर्ट तैयार कर लिए हैं और ये माना यह जा रहा है कि आज देर शाम तक जो है हो सकता है कि शासन को अपनी रिपोर्ट ये सौंप दे। अभी तक की जो जानकारी उसके अनुसार ये पाया गया है कि जो बिल्डिंग बनी हुई थी वो अवैध बनी हुई थी। यही नहीं, उसमें जो पावर की जो सप्लाई थी 20 kV की थी, और जबकि जो है उसमें 35 किलोवाट जो है बिजली की खपत थी, यानी कि जो डिमांड थी डिमांड से ज्यादा जो है उसमें सप्लाई दी जा रही थी। इसके अलावा अभी तक की जो जानकारी है, जो सीढ़ी थी वो सक्रिय थी अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए, और वो भी जो है लोहे की नहीं बनी हुई थी। और क्या कारण था कि जो छत पे जो है जो दरवाजा था उसको जो बंद रखा गया था। इसके अलावा जो वेंटिलेशन की पूरी व्यवस्था नहीं की गई थी। तो कई ऐसे पॉइंट है जिसको जो है एसआईटी ने अपनी जांच में रखा हुआ है। इससे पहले जो है एनडीए ने भी जो है 5 सदस्यीय टीम के गठित किए थे और उन्होंने जो है अपनी जांच रिपोर्ट जो है 3 दिन बाद जो है सौंप दिया था एसआईटी को। तो उसमें भी यही चीज निकल के आई थी कि बिल्डिंग जो है अवैध तरीके से बनाई गई है। 2016 के बाद से जो है इसको अवैध तरीके से बनाया गया। यही नहीं, जो नक्शा पास कराया गया वो भी जो है फर्जी तरीके से बनाया गया है, यानी कि जो नक्शा है वो अधिकारी ने नहीं पास किया है, बल्कि उस बिल्डिंग के जो मालिक थे वीरेंद्र शुक्ला, उन्होंने जो है खुद अपने हाथों से जो है उस नक्शे को बनाया, उसको सैंक्शन करके फर्जी कागजात जो है उन्होंने लगाया था। यानी कि कहा जा सकता है कि अब जो है धीरे धीरे शिकंजा काफी ज्यादा कसता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से अगर एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंप देती है तो उसके बाद से इस पूरे घटना में अभी तक की 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और करीब 4 लोग ही जो है सस्पेंड किए गए थे, जबकि अन्य लोगों के खिलाफ जो है आगे जांच के आदेश भी दे दिए गए थे। इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से जांच के दायरे को आगे बढ़ाया जाएगा देखना बेहद महत्वपूर्ण है। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया संजीव आपका। इस बीच एक और बड़ी खबर जहां आगरा के दौरे पर आपको बता दें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है और ऐसे भी दौरा उनका बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं जहां आपको बता दें कि आगरा के दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, जहां पर तमाम लोगों से भी मुलाकात होगी, कई दिग्गजों के साथ मुलाकात हो सकती है और ऐसे में ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण इस मायने में भी हो जाता है क्योंकि इतमाद को ये अहिल्याबाई जयंती कार्यक्रम है जहां पर उनकी उपस्थिति देखने को मिलेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला प्रतिमा का अनावरण करेंगे। भव्य समारोह में कई दिग्गज इस दौरान शामिल होंगे। निरंतर इस तरह के कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति देखने को मिलती है और ऐसे में एक बार फिर से आगरा के दौरे पर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचेंगे। एतमादपुर में अहिल्याबाई जयंती कार्यक्रम का आयोजन लोकसभा अध्यक्ष इस दौरान प्रतिमा का अनावरण करेंगे। भव्य समारोह में कई दिग्गजों की उपस्थिति भी देखने को मिलेगी। साथ ही आपको बताते चले कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी इस दौरान उपस्थित रहेंगे, जो कि बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी हो सकती है। इसके साथ ही आने वाले समय में भले ही विधानसभा चुनाव है, लेकिन उस लिहाज से भी कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज एक खास कार्यक्रम
रामपुर में पहुंचे 650वें रविदास जयंती कार्यक्रम में जब वो पहुंचे तो इस दौरान लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। साथ ही आपको बता दें कि जब इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो उन्होंने एक वैन को हरी झंडी दिखाई, जो वैन कई जगह तक पहुंचेगी और ऐसे में पंजाब सरकार की तमाम योजनाएं, उपलब्धियां क्या रही हैं, इसका जिक्र किया जाएगा लोगों के बीच पहुंचकर और आने वाले समय में उद्देश्य यहाँ पर तैयार किया जाएगा। जहां सीएम भगवंत सिंह मान ने गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को लेकर एक मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाई है, उसको रवाना किया गया। इस खास अवसर पर सीएम ने कहा भी कि ये पहल गुरु रविदास जी के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने, उनके जीवन मूल्यों को प्रसारित करने के उद्देश्य से की गई है। तस्वीरें आप तक साझा कर रही है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और तमाम दिग्गजों की मौजूदगी यहाँ पर देखने को मिली है। जहां आपको बताते चले कि मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाई गई, जिसको रवाना किया गया। इस अवसर पर सीएम भगवंत सिंह मान की तरफ से कहा गया कि ये पहल गुरु रविदास जी के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए की जा रही है और ये प्रयास बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है उनके जीवन, उनके मूल्यों को प्रसारित करने के उद्देश्य से। और ऐसे में तस्वीरें निरंतर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान एक खास कार्यक्रम में पहुंचे और इस दौरान गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पंजाब के मुख्यमंत्री ने मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और चलिए इन तमाम खबरों के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।